तो वहाँ उसी के हिसाब से कोई जीवाश्म वगैरह मिलेगा तभी तो। जी जीवाश्म है वहाँ, जैसे सारा खनिज आप देख लीजिए तो खनिज फॉसिल फ्यूल से बना है, तो नो डाउट करोड़ों साल पहले का वो अस्तित्व में, अभी तो इतने ज़्यादा खनिज हैं, खनिज तो है बहुत, तो फॉसिल फ्यूल से बने हैं, तो करोड़ों साल लगता है उसको बनने में खनिज को, तो हम मान सकते हैं कि वो धरती बहुत पहले की है। तो फॉसिल फ्यूल भी तो वहाँ मिलना चाहिए। फॉसिल तो है ही, फॉसिल से ही जैसे फ्यूल बना, जैसे फॉसिल से फ्यूल बना, मतलब कभी भूकंप आया, बाढ़ हुई, दब गए सारे पेड़ पौधे, तो उनसे खनिज बना, तो वो करोड़ों साल का प्रक्रिया है बनने का। तो ऐसे हम लोग मानते हैं, हालांकि बताते हैं जियोलॉजिस्ट की वो सबसे पुराना धरती दुनिया का, वहाँ समुद्र था पहले, हम लोग जाते थे जी, समुद्र था, जाते थे हम लोग टाटा स्टील के माइंस में, हम लोग का विजिट होता था, एक्सपोजर विजिट, तो बताते थे इंजीनियर्स की यहाँ पहले समुद्र था, उस प्राकृतिक बदलाव हुआ। हाँ तो वो जो है बताते हैं ना कि चट्टानें जो है टकराई, वहाँ उठी जी, पर टेक्टोनिक प्लेट से चेंजेज आई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है तो यही बतलाता है। काफ़ी ऊर्जा है उस राज्य में, बहुत ऊर्जा मैं महसूस करता हूँ तुलना में यहाँ की। मैं वहाँ जाता भी पहाड़ पे मैं गया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये सब तो नए हैं, ये सब नए हैं, हिमालय वगैरह नया नया 5 लाख साल पुराना है, तो हिमालय नया है, 5 लाख साल पुराना हिमालय है, सही बोलिए नया है। वहाँ कुछ ऊर्जा है, लोग भी बड़ा इनोसेंट है वहाँ। अब तो चूँकि बदलाव बहुत ज़्यादा, धन दौलत पैसा वगैरह आने से लोगों के लिए में बदलाव आ गया है, वहाँ भी स्मार्ट लोग हो गए हैं। हाँ लेकिन फिर भी स्मार्ट होने के बावजूद भी उतना स्मार्ट नहीं हुए, उतनी धूर्तता नहीं आई है लेकिन उतनी नहीं आई पहले की अपेक्षा। पहले जितने में थे आज से 50 वर्ष पहले उस तरह के तो नहीं है अब, नहीं, लेकिन फिर भी इधर के कंपैरिजन में अभी भी बस सीधे के कंपैरिजन में अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमारा आत्मिक लगाव उन लोगों के साथ रहा बहुत ज़्यादा। जो प्रकृति के जितना करीब रहेगा ना वो उतना सीधा साधा रहता है, जो प्रकृति से दूर होता जाता है उसमें धूर्तता उसमें ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि उसको जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना प्रकृति से दूर रहने पर। तो वो तिकड़म लगाते हैं, बहुत इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तो हर इच्छा भी और तिकड़म भी लगाते हैं जीने के लिए भी, क्योंकि आप आसानी से मुंबई में आप नहीं जी सकते, आप जाएंगे तो नहीं, मुंबई में नहीं, लेकिन यहाँ अनाज की उपलब्धता है, यहाँ खाने की कमी नहीं है। हाँ, लोगों को ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए था प्रभु के और प्रकृति। अनाज की उपलब्धता तो यहाँ है, देखिए कई कारण से यहाँ पर यह है, तो अनाज की उपलब्धता होती है तो ठीक है, वहाँ आबादी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता है, युद्ध नहीं करना पड़ता है। भारत भूमि में इसीलिए युद्ध नहीं हुए बहुत भारत में, इसीलिए यहाँ फिलॉसफी इतनी आई, साधनाएं, दर्शन और इसमें सारे योग विद्या इसीलिए आई, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अनाज छीट दीजिए हो जाएगा। तो यहाँ के लोग को ऐसा संघर्ष नहीं करना पड़ा जैसा यूरोप को अलग करना पड़ता है, एकदम पूरी बर्फबारी हो रही है, क्या खाएंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, वैसा संघर्ष यहाँ नहीं करना पड़ा। तो उन लोगों को संघर्ष करना पड़ा, वो सब लड़ाई में इसलिए आगे रह जाना, जीत हासिल की उन लोगों ने लड़ने में, इस वजह से। यहाँ तो लड़ना ईगो के कारण था कि हमको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, लेकिन वहाँ लड़ाई ईगो के कारण नहीं था, खाली वहाँ पर जीवन के लिए भी लड़ना था, वहाँ हर एक को लड़ना था, सिर्फ राजा को नहीं लड़ना था। और यहाँ पर तो सिर्फ राजा को लड़ना था, अपना अहंकार बस लड़ते थे, फिर भी वे लड़ाई में कमज़ोर है, इसलिए उन लोगों ने लड़ाई को भी स्पोर्ट्स बना लिया, उसके भी नियम बना लिए थे, ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे, रात को नहीं लड़ेंगे तो इससे नहीं लड़ेंगे उससे नहीं लड़ेंगे, बराबर वालों से लड़ेंगे। हाँ, इस तरह से कि मतलब छोटे के साथ लड़ेंगे तो वो अन्याय हो जाएगा, कमज़ोर है उसको मार देंगे आसानी से हम। तो यहाँ के लोगों ने नियम बना लिया, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आया गाजर मूली की तरह काट दो, वहाँ इस तरह से चला। तो यहाँ पर जो है ऐसा रहा, लेकिन जब उन संस्कृतियों का समागम हुआ, यहाँ से संबंध हुआ, चूँकि वे धूर्तता लेकर के आए थे, तो इसलिए उन्होंने धूर्तता सिखा दी। तो जहाँ भी देखेंगे उन संस्कृतियों के, यानी यहाँ इस्लाम और ईसाइयत के संबंध जहाँ पर भी ज़्यादा रहे, वहाँ के लोग उनके संपर्क में आकर के उनके उस चीज़ को ग्रहण कर लिए,
और उनके हिसाब से जीने लगे, इसलिए यहाँ भी लोग धूर्त हो गए और जंगल के लोग जो है ना वो इन लोग के संपर्क में नहीं आए। हाँ तो इसीलिए वे सीधे साधे बने रहे। सही। वे लोग जो है अगर एक लुंगी और ये पहने हुए हैं ना, गमछा पहने हुए हैं, गंजी पहने हुए, उतने में संतुष्ट है, संतुष्ट है, संतुष्ट बहुत ज़्यादा वो नहीं है। नहीं। हाँ ये बात सही कहे, संपर्क में जो आए हाँ, तो ये यहाँ जो बाहरी वाला संपर्क में है, जो अलग संस्कृति थी, एकदम जिनकी आइडियोलॉजी ही बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर तो सादगी की आइडियोलॉजी थी साथ में कि अगर तुम्हारे पास है भी तो दान कर दो। जान कर। हाँ, कि तुमने अपने प्रतिभा से इकट्ठा भी किया है तो जो लोग इकट्ठा नहीं कर पाए उनको दे दो। जी। हाँ, और तुम उनसे भी मुक्त हो जाओ भौतिकता से। लेकिन वहाँ की ऐसी फिलॉसफी नहीं थी। वहाँ के कुछ देंगे तो कुछ बदले में लेंगे। वे दान भी देते हैं ना, आप देखेंगे ईसाई लोग भी दान देते हैं तो बदले में लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, फ्री में कभी दान नहीं देते। हाँ, उनका एजेंडा होता है उसके पीछे। जैसे आपको देंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, कहेंगे अपना धर्म परिवर्तन कर लो, हाँ अपना एजेंडा रख देंगे वे। रख दिए। कहीं भी देखेंगे आप शिक्षा देंगे तो वो कहेंगे कि धर्म परिवर्तन कर लो। कंबल देंगे, ये देंगे, कुछ भी बांटेंगे तो आप देखेंगे कि वो फ्री में कभी नहीं देते। फ्री में देना होता तो अपने यहाँ के लोगों को नहीं देते, वहाँ खुदे भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन वे चूँकि ईसाई बना चुके हैं, अब उनको क्यों देंगे? अब उनको कुछ नहीं देंगे। जिनको बनाना है उनको वे देते हैं, और देते इसलिए हैं क्योंकि उनको बनाना है। यानी वो दान नहीं करते हैं, वो सदैव व्यापार करते हैं, व्यापार दान नहीं करते। और यहाँ के लोग दान ही करते हैं, बस करते हैं। यहाँ खिला दिए तो खिला दिए, इसलिए नहीं खिलाएंगे कि आप जो है अपना मत छोड़ करके हमारे मत में आ जाइए, इसलिए नहीं खिलाएंगे। यहाँ पर एक फिलैंथ्रोपिस्ट जो है एटीट्यूड है। आपका सनातन रस भी इसमें बहुत अच्छा लगा, आंसर मिला बहुत अच्छा, अच्छा रिसर्च। हम बड़ा रहते थे मन में कि क्यों ऐसे लोग हैं, क्यों है, क्या कारण रहा है, जबकि संपन्नता है, कमी नहीं है। वहाँ 3 महीने का अनाज उत्पादन होता है, उसके बाद वो संघर्ष करते हैं, वो अच्छे हैं, फिर भी कमी नहीं है उनके पास। यहाँ से 2 साल का अनाज होता है, लेकिन फिर भी अभी और तो कुछ धरातल कम हो जाएगी ना। अब कम लोग की कोई तो सीमा होती नहीं है, आप लोग बढ़ाते जाइए। हो गई। हाँ, तो कितना भी ये कमाते हैं कम ही रहता है, कितना भी कमाएंगे कम ही रहेगा, ज़्यादा कभी होगा नहीं। हो रहा है। जिनकी आय करोड़ों की डेली की है ना, उनकी पूर्ति नहीं हो रही, उनकी पूर्ति नहीं हो रही, जो करोड़ रुपया डेली कमा रहे हैं। तो लगातार अभाव में जी रहे। एक फिलॉसफी और है इसमें कि परिभाषाएं जो है ना, हम एक ही चीज़ की 2 तरह से परिभाषा कर सकते हैं, एक भौतिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से। जैसे कि मेरे पास जितना ज़्यादा धन है उतना मैं अमीर हूँ, एक परिभाषा ये होती है। हाँ, जिसको कि सभी लोगों को समझ में आ जाती है। भौतिक परिभाषा यही है, मेरे पास जितना कम है मैं उतना गरीब हूँ, ये परिभाषा। और मेरे पास जितना ज़्यादा है मैं उतना अमीर हूँ, ये समझ में आ जाती है। ज़्यादा धन, पैसा को, ये ज़मीन जायदाद ये सब जो है, उसके हिसाब से मैं अमीर हूँ या गरीब। और एक परिभाषा होती है, वो आध्यात्मिक परिभाषा होती है, जो लोग अपने धर्म में वो देखते हैं, वह है कि इसको कितना चाहिए। जिसको जितना चाहिए वो उतना गरीब है। डिमांड के हिसाब से जो है ना परिभाषा करते हैं अध्यात्म में, जिसको जितना चाहिए वो उतना गरीब है। तो जैसे किसी को 10 करोड़ रुपया डेली चाहिए, उसकी मांग उतनी है, टाटा बिरला अंबानी ये सब है, तो वो उतना गरीब है। और जिसको जितना कम चाहिए वो उतना अमीर है। यहाँ पर जो है महाराज किसको कहा जाता है? यहाँ पर एक महाराज शब्द भी है ना, सनातन धर्म में जो साधु संत हैं टाइटल लगते हैं। हाँ, महाराज किसको कहते हैं? जिसके पास जो उसकी मांग सबसे कम है। हाँ, इसीलिए वो राजा है, क्योंकि उसकी मांग ही नहीं उसके पास, क्योंकि वो अपने आप में पूर्त है। हाँ, जब वो पूर्त है, भरा हुआ है, तो उसकी मांग न्यूनतम हो जाएगी। तो जब न्यूनतम मांग हो जाएगी तो उसी को महाराज करते हैं। और जिसकी मांग सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा गरीब माना जाएगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हाँ, इसलिए जो सबसे बड़ा त्यागी होता है उसी को सबसे बड़ा महाराज माना जाएगा, सबसे बड़ा धनी माना जाएगा, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है अपने लिए कुछ भी। और वो जो है, जब उसको अपने जीवन तक की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी
तो वास्तव में महाराज हो गया उसका। अपने जीवन की भी उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं, वो इतना भर चुका है, उसे जीवन भी अब नहीं चाहिए। तो फिर जीवन को चलाने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए भी वो कोई छटपटाता नहीं है। जब मिला, जितना मिला ठीक है, ना मिला कोई विरोध भी नहीं होता है, लेकिन कोई मांग नहीं होती, डिमांड नहीं होती। अपने आप सप्लाई हो रही है वो बात अलग, उसकी तरफ से कोई डिमांड नहीं। वो अस्तित्व पर छोड़ दिया है कि जितना आ जाए, जो आ जाए, नहीं आया न मत आए। जब तक शरीर को चलना है चलेगा, नहीं चलना है बंद हो जाएगा। चलाने की जिद नहीं होती कि मुझे चलाना ही है, इसको चलाने के लिए मुझे चोरी करना पड़े तो चोरी करूँगा, हाँ, डाका डालना पड़े तो डाका डालूंगा। इस तरह की जो सिस्टम है और जो सिद्धांत है, जो कल्चर है, वे लोगों ने जो है दुनिया को नरक बना रखा है। नरक बना। वे लोग तमाम तरह के युद्ध कर रहे हैं, वे लोग युद्ध करते हैं, जी। वे लोग लूटपाट करते हैं, डाका डालते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी उचक्कापन, सब उन्हीं लोग का है जो सोचते हैं कि मुझे जीने के लिए चाहे कुछ भी अनैतिक करना पड़े मैं करूँगा। हाँ, मैं जीऊँगा हर हाल में और अपने लोगों को जिलाऊँगा हर हाल में, उसके लिए मुझे जो करना पड़े। तो वो जो है स्ट्रगल करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। डार्विन की जो थ्योरी है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो उसमें चले जाते हैं कि मैं हर हाल में जो है जीऊँगा, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा करूँगा। संसाधन पे कब्जा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध लड़ेगा। बस वो है, चाहे संसाधन पर कब्जा करना पड़े या जन पर भी कब्जा करना पड़े। हाँ, जन पर और संसाधन दोनों पर कब्जा के लिए चलते हैं। वन संसाधन है, जो तमाम है, पशु पक्षी, सबको कब्जे में रख लेना चाहते हैं, हर चीज़ को पिंजरे में बंद कर देना चाहते हैं। तो वो वैसी मनोवृत्ति वालों के कारण ही जो है दुनिया जो है नरक बन गई है। और जो त्याग प्रवृत्ति वाले हैं, वहाँ तो जीवन में स्वर्ग है, और स्वर्ग कहाँ है? उनके पास ही स्वर्ग है। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनके पास ही स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ सब पूर्त ऐसा भरा भरा है, वहाँ सब संतुष्टि। हाँ जी। तो वैसे लोगों की तादाद जहाँ ज़्यादा हो जाएगी, आप देखेंगे जी। इस्लामिक वर्ल्ड में क्यों इतना हो रहा है? क्योंकि वहाँ से डिमांड ही डिमांड है, और उसके लिए वो हर चीज़ कर रहे हैं। जो चीज़, कुछ भी चीज़ को बेच देने में उनको थोड़ा भी गुरेज नहीं है। आपकी आँख बेच देंगे, आपका गुर्दा बेच देंगे, आपको खून बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे। हाँ, लड़कियों को पकड़ करके जो है रंडी खाने में भेज देंगे, कुछ कमाई हो जाए। हाँ, वे तो इस तरह से गाय को मार रहे हैं, भैंस को मार रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सबको मार रहे हैं, सबको खा रहे हैं वो। तो वो उस तरह की आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, वामपंथी जो हैं, वे हैं, चाहे इस्लामिस्ट हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, वे सब उसी एक ही वैरायटी के हैं। तो इसीलिए युद्ध वे लगातार करते रहते हैं, बिना युद्ध के वे रह ही नहीं सकते, इतनी डिमांड है उनकी। तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है वो उसमें चलिए, जितने कॉरपोरेट घराने तैयार हो गए जी। और मज़े की बात देखेंगे आप कि इसी को वे लोग विकास कह रहे हैं। विकास कर, आप अगर देखेंगे विकास की परिभाषा में इसी को विकास कर रहे हैं। संसाधन जितना इकट्ठा कर लो, मेरा उतना डेवलपमेंट हो गया। का नुकसान उतना ज़्यादा विकास। हाँ, कह रहे डेवलपमेंट हो ये है नहीं वास्तव, ये विनाश है। और विनाश को जब हम विकास के अर्थ में परिभाषित कर चुके हैं, तो सारा रेस इसी की ओर हो रहा है। सारा डिमांड है। आदमी सिर्फ मांग कर रहा है, अपना कर्तव्य भूल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, भूल गया। मेरा क्या दायित्व है दूसरे के प्रति, ये भूल गया है। मेरा अधिकार क्या है, बस इसके प्रति सजग हो गया। खाली हर समय अधिकार मांग रहे हैं सब लोगों को, अधिकार कर्तव्य, एकदम कर्तव्य कोई ध्यान नहीं। मेरा क्या कर्तव्य बनता है उसको ध्यान में पढ़िए कि कितने राइट्स हैं और ड्यूटीज़ क्या है, बताएं। राइट्स बाइंडिंग है, ड्यूटी बाइंडिंग नहीं है। अगर संविधान पढ़ेंगे तो राइट्स तो बाइंडिंग है, आपको करना ही करना होगा, देना ही देना है सरकार को, कोर्ट को उसको लागू करना है। बॉटल देखो, स्कूटी नहीं वहाँ है, जहाँ बैठे थे, चेयर थी, पेड़ के नीचे बैठने, बेंच। कोर्ट में आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं, यहाँ जहाँ मिठाई खाते हैं वही हम रखते हैं, बैट बॉल सब। ड्यूटीज़ के लिए कहीं पर कुछ है? कुछ कोई भी नहीं। कहीं थूको, कहीं मुँह तो कुछ यहाँ पर तो ऐसे है, झंडा जला रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं।
तो ड्यूटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं जो है। एक्सप्रेशन है कुछ भी बोलती है। हाँ, पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो पॉपुलेशन जो है का डायरेक्शन नहीं है, डिमांडिंग पॉपुलेशन है। डिमांडिंग पर हाँ, पॉपुलेशन जो है ना, ये डिमांडिंग पॉपुलेशन है। पैदा हुआ, खाना पीना अधिकार शुरू ये हुआ। सारे दूसरे के ऊपर दोष लगाती है। ये पॉपुलेशन जो है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अरे तुम्हें चाहिए तो दूसरे को भी चाहिए, तुम क्या दे रहे हो दूसरे को? क्या वो नहीं सोचता हमें चाहिए, हमें दो। और नहीं दोगे तो मारेंगे, पीटेंगे, मुकदमा करेंगे। ऐसे ही चल रहा है। तो इस सोच वाले लोग की संख्या बढ़ती जा रही है दुनिया में, जी। इसलिए युद्ध बढ़ेंगे। युद्ध बढ़े। और जान लीजिए, युद्ध को कोई रोकेगा नहीं। आप देख रहे हैं दुनिया में कई जगह युद्ध हो रहे हैं ना, ये युद्ध रुकेगा नहीं। ये सुंदर देश जब तक युद्ध विनाश नहीं होगा ना, कई मतलब जो ये आबादी है, ये पूरे इसका डायमेंशन चेंज होगा। इतनी जब लड़ाई इतनी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि लोग जो है अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ऊंचाई हाँ, हथियार बेचने का भी उद्योग हो चुका है। उद्योग है। हथियार बेचना भी एक उद्योग जी, है, है। तो उसकी भी कंपनियां हैं। हाँ, लॉबी तो वे लोग अपना हथियार बेच रहे हैं। वे तो चाहते हैं हर समय दुनिया में लड़ाई होती रहे। लड़ाई। हाँ, आतंकवादी सब हैं और उनको भी हथियार चाहिए, सबको हथियारें चाहिए यार। तो कभी सबको जो है सुरक्षा का वो हो गया ना प्रॉब्लम, तो सब लोग लड़ रहे हैं। और जब खूब लड़ कर के जब मिट जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ज्योतिष में ये बताया जाता है कि ये जो पृथ्वी का जो आकार प्रकार है और इसकी जो क्षमता है, इसके हिसाब से ये कभी भी 7 अरब से ज़्यादा आबादी नहीं ग्रहण कर सकती। अच्छा अच्छा। अधिकतम 7। ज्योतिष बता रहे हैं। हाँ, 7 अरब से ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं है अच्छा अच्छा। कि ये वो झेल सके। जी तो आबादी जब उससे आगे बढ़ जाएगी ना, जी। तो संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाना लड़ना है। और लड़ाई होकर के फिर जब ये घट करके फिर 3-4 अरब के पास जब पहुँचेंगे, तब जा कर के फिर जो कुछ समय तक वो अपने को ही कंट्रोल कर लेंगे, अपने को सीमित वो तो नेचर अपना मेंटेन करते हैं। मेंटेन तो मेंटेन करते हैं, तो मेंटेन होता रहेगा। यूनिवर्स को बचाने के लिए प्रकृति कोई ना कोई उपाय। नेचर वो मेंटेन करते रहेगी ना भाई। अब आपका लोग बढ़ता जाएगा तो आप भी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं एक ही चीज़ को, तो फिर हम तो लड़ेंगे ही ना। लड़के ही नहीं फैसला होगा, और कैसे फैसला होगा? इतना सुंदर यूक्रेन देश, इतना साफ सुथरा, मतलब प्राकृतिक रूप से पैदावार, पढ़े लिखे शिक्षित लोग मिलजुल के रह रहे हैं। लड़ाई बेवकूफ़ आदमी। अभी देख रहे हैं बांग्लादेश में लड़ाई हो रही है, बांग्लादेश और उधर देखिए इसराइल में हो रहा है। इसराइल में हर जगह आप देखेंगे इसका पूरा, या तो लड़ रहे हैं या लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे तैयारी है। हैं। लड़ रहे हैं या लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एकदम मैंने पॉइंट पे खाली बस इधर उधर पेंडुलम हिल रहा है, बस जहाँ कुछ होगा बस जा। बस सब जगह का हाल यही आप देखेंगे, सब जगह सब जगह सब लोग अपने अपने जो है वेपन इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। और फिर हर कोई तैयारी कर रहा है कि मुझे इससे पाला पड़ सकता है, लड़ाई हो सकती है। जी जी। पूरी तैयारी भाई, जब इतने हथियार बनाएंगे तो कभी ना कभी तो उसका यूज़ भी तो करना होगा। हाँ, जैसे कोई ना कोई बेवकूफ़ आएगा ही। तो यूज़ करेंगे और करेंगे तो वही जेलेंस्की जो है यूक्रेन का, वो तो भाई वो तो लाफिंग चैनल का एक एक्टर था, लीडर बन गया। और मान लीजिए कि सब खत्म कर, लीडर रहता तो रसिया के आगे बोलता भी है क्या टर्म्स कंडीशन है, आओ बैठ के बात कर लेता। वो तो देखिए, बुद्धिमान जो होता है वो अपने देश को बचाता, अपने देश की बचाता। क्षमता को देखता, अपने शत्रु की क्षमता को देखता। आदमी जो है, कहा जाता है ना, चाणक्य ने कहा है कि कभी भी अपने से बड़े शत्रु से नहीं भिड़ना चाहिए, उससे आप अपना सर्वनाश बुला लेंगे। जी तो बड़े शत्रु से समझौता किया जाता है। जी। हाँ, उसको बलाइए, फुसलाइए, हाँ, कुछ सेवा कीजिए, हाँ, मनाइए, खुश रखिए, मनाइए। इस तरह से आप अपना काम निकालिए, काम। संधि उंधी करके। जी हाँ, उससे पंगा लेंगे तो आपका नाश हो जाएगा। नाश। जो कमज़ोर है उसके लिए चाणक्य ने ये नीति बताई है। सही कहा। और ये अपने को असल में कमज़ोर नहीं मानने लगा, इसलिए क्योंकि इसको लगा कि हमारे साथ अमेरिका है तो हमारे साथ ये है, तो सोचा कि मैं मजबूत हूँ ज़्यादा, जी। क्योंकि इतने लोग साथ हैं। साथ होने से मजबूत है, साथ होने अगर भाग जाएंगे फिर क्या होगा? उसमें बाबा एक दिन हम पढ़ रहे थे एडिटोरियल में, हथियार भी जो अमेरिका उसने उसको दिया है, वो ये बोल के दिया है कि इतना किलोमीटर से ज़्यादा वो नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स कि नॉट इन रसिया, रसिया में वो नहीं गिरना चाहिए, उसके बॉर्डर का तक तुमको हम दे रहे हैं अधिकार, तब ये हथियार है। अब तुमको दिए जा रहा है, तुम लड़ रहे हो, वो जो मार रहा है वो तुम्हारे अंदर गिर रहा है।
समय नहीं तुमको समझ में आ गई। एक दिन पूरा डिटेल पर बहुत नाराज हुआ, जाके मिल के आया उनसे, जो राष्ट्रपति थे, बहुत अपना दुख व्यक्त किया कि मैं तो बर्बाद हो गया, आप मेरी क्या सहायता की। बोले अब तुमको समझ में आया। बोला युद्ध रुकवाई, किसी तरह युद्ध रुकवा। नहीं अब क्या युद्ध रुका, तुम्हारा तो नक्शा में कुछ बचा ही नहीं, वहाँ अच्छे घर, अच्छे बागीचे, अच्छे खेत सब खत्म। तो अब जाके उसकी बुद्धि खुल रही बेवकूफ़ की। वो लीडर तो था ही नहीं, वो तो लाफिंग चैनल का एक कलाकार था जो लीडर बन गया पब्लिसिटी में। नहीं, मान लीजिए कि वो नहीं भी था, सिर्फ अकेले तो होता नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो तो पूरी टीम चलाती है ना, तो कितने अधिकारी होंगे, तो उन सबकी तो बुद्धि होगी, वे सब तो अपनी बुद्धि देते हैं उसको। सवाल ये है ना, तो ये सारे के सारे ऐसे कैसे हो गए? तो इसका मतलब दूसरे के प्रभाव में सब लिया गया, उनको अमेरिका की इंडस्ट्री वालों ने लिया और सब नाटो वालों ने लिया, और रूस को डाउन करने के लिए बहुत लंबी पॉलिटिक्स होती है, कैसे रूस को कमज़ोर किया जाए।